Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video, we are going to start with chapter number 4 of class 12 political science, that is India's external relations. Alright, so बहुत important chapter है. इसमें हम इंडिया के external relations मतलब इंडिया जब independent हुई, कब इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 राइट 1947 के बाद जो इंडिया के कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं दूसरे नेशंस के साथ उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई ना तो उस टाइम पर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या था, मतलब उस टाइम इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या चीज़ें चल रही थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इन पर्टिकुलर हम इसमें चाइना, जो भी इंडिया के कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं चाइना के साथ एंड पाकिस्तान के साथ, ठीक है। सो वील बी कवरिंग चाइना एंड पाकिस्तान इन दिस चैप्टर राइट। सो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड मैंने पूरा चैप्टर बहुत ईजी तरीके से नोट्स के थ्रू कवर किया है। सो पूरी वीडियो देखना एंड पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। अब देखो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम देखेंगे दैट 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम पर क्या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था। सो हमें पता है दैट इंडिया वाज बोर्न इन अ ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब उस टाइम पर बहुत ऐसा एज सच कोई सुटेबल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं था, काफ़ी चैलेंजिंग इंटरनेशनल कंडीशंस थी उस टाइम पर। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल उसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, है ना, वर्ल्ड वॉर 2, दैट इज़ 1939 टू 1945, है ना। तो the world faced a devastating war at that time. Another thing is that attempt to establish इंटरनेशनल बॉडी एग्जैक्टली हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या इस्टेब्लिश हुई थी, लीग ऑफ नेशंस, और लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, उसको इस्टेब्लिश करने का अटेम्प्ट इस टाइम पर चल रहा था। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट न्यू कंट्रीज़ वर इमर्जिंग बिकॉज अब यहाँ पे कॉलोनियलिज्म जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा था तो नई कंट्रीज़ अब इमर्ज हो रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। और ये जो नई कंट्रीज़ हैं ना, दे फेस ट्विन चैलेंजेस, दो मेन चैलेंजेस। पहली चीज़ उनको वेलफेयर इंश्योर करना था अपनी कंट्री में, और दूसरी चीज़ उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करना था। तो ये दो चैलेंजेस से ये नई कंट्रीज़ बेसिकली इन दो चैलेंजेस को उन्होंने फेस करा कि वेलफेयर मेंटेन करना है और डेमोक्रेसी भी मेंटेन करनी है। यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब देखते हैं भाई इंडिया में क्या सिचुएशन थी, सिचुएशन विद इन इंडिया राइट। तो पहला पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड वेरियस इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स राइट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई उससे पहले, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली लेफ्ट अ लेगेसी। यहाँ पे देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, काफ़ी सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इंडिया को अब रिजॉल्व करने थे। दूसरी चीज़ क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज़ अलग अलग हुई थी। तो हमें पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि कितनी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हुई थी इस टाइम पे। थर्ड पॉइंट इज़ पॉवर्टी एलिवेशन, एग्जैक्टली भाई इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की अच्छी नहीं थी, है ना। और पॉवर्टी एलिवेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया दे वर फेसिंग पॉवर्टी। ऑल राइट, सो ये सिचुएशन थी इंडिया की जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी। यहाँ तक पूरा क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो जैसा हमने देखा कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, हमने वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये जो वर्ल्ड वॉर जो हुआ है इसके बाद इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करनी थी। तो यहाँ पे दो मेन एम रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है।
वो दो मेन एम क्या है? पहला, टू रेस्पेक्ट द सोवेरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीस। तो सोवेरेनिटी एंड पीस, ये दो मेन प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, दो मेन एम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। और ये जो टू एम्स है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? इन DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 to 31 में हमें ये दो मेन एम मिलते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के। गॉट इट? अब ये जो टाइम था ना, हमने जैसे देखा कि काफ़ी सारी नई कंट्रीज़ इमर्ज हो रही थी, है ना। अब ये नई कंट्रीज़ कौन थी? जब कॉलोनियलिज्म वहाँ पे एंड हुआ तो ये नई कंट्रीज़ इमर्ज हुई थी, है ना। अब नई कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होते ही तो ये डेवलप नहीं बन जाएंगी। मतलब इस टाइम पर जो काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ना, ऑब्वियसली दे लैक्ड रिसोर्सेज, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। और रिसोर्सेज ना होने की वजह से उनके जो भी कंसर्न्स थे ना, वो इंटरनेशनल एरेना में, इंटरनेशनल बॉडीज़ में अपने कंसर्न्स को एडवोकेट नहीं कर पाती थी इफ़ेक्टिवली। उनके कंसर्न्स को, उनकी बातों पर, उनके इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन उस टाइम पर नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए दीज डेवलपिंग कंट्रीज़ परस्यूड मोर मॉडेस्ट गोल्स जैसे भाई पीस मेंटेन करना है एंड डेवलपमेंट इन देयर नेबरहुड। बहुत बड़े लेवल के गोल्स इन कंट्रीज़ ने अपने लिए सेट नहीं करे, ठीक है। बिकॉज अगर करते भी तो इनके जो कंसर्न्स है वो कोई नहीं सुनता इंटरनेशनल एरेना में। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे वर डिपेंडेंट फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट एंड ऑल्सो सिक्योरिटी के लिए दे वर डिपेंडेंट ऑन पावरफुल स्टेट्स, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन इन कंट्रीज़ में अच्छी नहीं है, तो इकोनॉमिकली भी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए भी इन्हें पावरफुल स्टेट्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसी वजह से ये स्टेट्स इनकी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते थे, अपने अकॉर्डिंग उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो मॉडिफाई करवा सकते थे। समझ में आया? और यही कारण रहा है कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ का अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल स्टेट्स पे डिपेंडेंट है। और हमें पता है कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो कौन सी टू मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थी? यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज़ US एंड सोवियत यूनियन दैट इज़ USSR। और इसीलिए ही जो भी बाकी की जो कंट्रीज़ थी वो या तो कुछ कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस के साथ गई, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ गई, या फिर कुछ कंट्रीज़ ने सोवियत यूनियन को सपोर्ट करा। इसीलिए कंट्रीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। गॉट इट? और यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे से समझा रखा है कि हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, है ना। कोल्ड वॉर में क्या था? दो कंट्रीज़ के बीच में कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था, ठीक है। जो US वाला सेक्शन है, ठीक है, ये सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को एंड डेमोक्रेसी को, वेयर एज जो USSR है ये सपोर्ट करता था कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को, है ना। तो यहाँ पे यही आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था कि भाई कैपिटलिज्म बेटर है, नहीं सोशलिज्म बेटर है। यहाँ तक समझ में आया? और USA ने उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई नेटो, USSR ने वॉर्सो पैक्ट साइन करा। तो पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कुछ कंट्रीज़ USA के साथ थी, कुछ कंट्रीज़ USSR के साथ थी, बिकॉज यही दो मोस्ट पावरफुल नेशंस थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंडिया का कि इंडिया ने कौन से पार्ट को सपोर्ट किया। वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, तो इंडिया ने USA को सपोर्ट किया या USSR को सपोर्ट किया। यहीं पे आता है भाई इंडिया की अब क्या फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया परस्यू करेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंडिया ने ना तो USA को सपोर्ट किया ना ही USSR को सपोर्ट किया। इंडिया ने नाम, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करी, नाम स्टार्ट करा कि ना तो वो USA के साथ रहेगा ना ही वो USSR के साथ रहेगा। इट विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री की भाई इस मामले में इंडिया इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया अपना इंडिया ने कि भाई ना तो मुझे USA को सपोर्ट करना है ना ही USSR को। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। समझ में आ रहा है यहाँ तक?
अब देखो यहाँ पे और डिटेल में अब देखो यहाँ पे और डिटेल में पूरी ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे ही पॉइंट्स बनाए हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है यहाँ पे हमें बताया है कि वो कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड था, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट वॉज अ पार्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। जैसा मैंने बताया कि ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी, पूरा वर्ल्ड कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा था, है ना। सो सिमिलरली ही इंडियन नेशनल मूवमेंट भी इस ये जो वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल है ना इसकी एक पार्ट थी। सेकेंड पॉइंट इज दैट Indian national movement also influenced the liberation movements of many Asian and African countries। काफ़ी सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो लिबरेशन मूवमेंट है उसको भी काफ़ी हद तक इंडियन नेशनल मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस करा है। समझ में आया? अब इंडिपेंडेंस से पहले भी अगर हम देखें 1947 से पहले जब ब्रिटिश राज हुआ करता था, उससे पहले भी देखें तो जो इंडियन नेशनल लीडर्स थे ना और जो दूसरी कॉलोनीज़ के लीडर्स थे उनके बीच में कॉन्टैक्ट्स थे। ऐसा नहीं था कि पूरा प्रोसेस आइसोलेटेड था, नहीं। इंडियन लीडर्स दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ भी इंटरैक्ट करते थे। क्यों इंटरैक्ट करते थे, क्यों इनके बीच में कॉन्टैक्ट्स थे? बिकॉज ऑफ अ कॉमन स्ट्रगल, दे वर इन अ कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, राइट। तो इसीलिए इंडियन लीडर्स और दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में कॉन्टैक्ट्स थे इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ना इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, ही क्रिएटेड दिस इंडियन नेशनल आर्मी INA, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब क्रिएट करी थी? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का क्रिएशन हुआ। एंड ये जो क्रिएशन है INA है, इट वॉज द क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिंकेजेस इस्टेब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये क्रिएशन, ये जो सेटअप हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी, ये साफ साफ दिखाता है कि भाई इंडिया के बीच में और ओवरसीज इंडियंस, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज़ में इंडियंस हैं उनके बीच में लिंकेजेस थी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ तक पूरा क्लियर है ये जो पैराग्राफ है नॉन अलाइनमेंट का। आगे देखो, अब जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, हमने देखा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ना काफ़ी सारे आइडियाज़ फॉलो करे गए थे, है ना, कि कुछ मेन हमारे आइडियाज़ थे, हम बोल सकते हैं वैल्यूज़ थी वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, और उन्हीं आइडियाज़ ने, उन्हीं वैल्यूज़ ने ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी इंस्पायर करा। मतलब उन वैल्यूज़ को, उन आइडियाज़ को फॉरेन पॉलिसी में भी हम आज के समय में देख सकते हैं। पर्टिकुलरली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उसने जो पॉलिसी परस्यू करी फॉरेन पॉलिसी, उसमें ये आइडिया साफ साफ विजिबल थे। यहाँ पे समझ में आया पूरा, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर है? अब यहाँ पे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अभी जवाहरलाल नेहरू का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर। वो काफ़ी हद तक वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इस टाइम पे इन्फ्लुएंस कर सकते थे, ठीक है। तो जो भी नेशनल एजेंडा हमें सेट करना था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था, बिकॉज़ वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। कब से कब तक की इन्फ्लुएंस रही है जवाहरलाल नेहरू की? 1946 टू 1964। अब तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरू पॉलिसी। नेहरू की क्या पॉलिसी थी? इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेहरू की पॉलिसी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। क्या क्या 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी जवाहरलाल नेहरू ने अभी पॉलिसी परस्यू करी है? फर्स्ट,
to preserve the hard-earned sovereignty. Second, to protect territorial integrity. And third, to promote rapid economic development. So these are the three major objectives कि भाई ये 3 objectives हमें fulfill करने हैं. बहुत important direct question ये बनता है, ठीक है. So sovereignty, territorial integrity and rapid economic development. समझ में आया? यहाँ तक पूरा क्लियर है. नाउ अब नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. ऑब्जेक्टिव्स तो सेटअप कर लिए, पर ये ऑब्जेक्टिव्स हमें फुलफिल करने कैसे हैं? तो उन्होंने बोला कि नाम के थ्रू, नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है इसके थ्रू हम ये हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने वाले हैं. पूरा यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो. अब इंडिया ने क्या वो करा, नाम कि हम ना तो यूएस के साथ जाएंगे ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे. हावेवर देयर वर वेरियस फैक्शंस, वेरियस पीपल इन इंडिया जो ये सोचते थे कि भाई नहीं, इंडिया को ना यूएस के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए. क्यों? क्योंकि इट क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं. ऐसे ही एक शख्स थे, ऐसे ही एक इंसान थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो ये सोचते थे कि भाई इंडिया को प्रो यूएस पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए बिकॉज इट क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी. सिमिलरली ही काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कम्युनिज़म को अपोज करती थी और इसीलिए ही वो ये सोचती थी कि भाई इंडिया को प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी है बिकॉज यूएसए किसको सपोर्ट करता है? कैपिटलिज्म को. और कम्युनिज़म को कौन सपोर्ट करता है? यूएसएसआर. ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी? तो देखो, भारतीय जनता पार्टी एंड स्वतंत्र पार्टी, ये 2 पार्टीज़ हैं जो कम्युनिज़म के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थी और ये चाहते थे कि इंडिया यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फॉलो करे. ठीक है. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स. ये 2 कैंप्स कौन सी बात हो रही है? ऑब्वियसली यूएस एंड यूएसएसआर. ठीक है. सो नॉन अलाइनमेंट पता है हमें. अब यहाँ पे स्टार्टिंग से हम पूरा अच्छे से देखेंगे कि भाई द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विगरसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड. इंडिया क्या चाहता था? एक पीसफुल वर्ल्ड चाहता था, है ना. स्टार्टिंग में भी हमने 2 एम देखे ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए. उसमें क्या था? पीसफुल वर्ल्ड का एक वहाँ पे जिक्र हुआ है. सो India wanted to pursue this dream of peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tensions and by contributing human resources to UN peacekeeping operations. सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि भाई पीसफुल वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्टिव है इसे इंडिया कैसे फुलफ़िल करना चाहता था कि पहली बात हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को परस्यू करेंगे. सेकंड, कोल्ड वॉर की टेंशन्स रिफ्यूज़ करने का उसने ट्राई करा. एंड थर्ड इज़ दैट जो भी UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, पीस मेंटेन करने के लिए जो भी अटेम्प्ट थे उसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है ह्यूमन रिसोर्स का. क्लियर है. नाउ इंडिया ने बोला कि भाई हमारे लिए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी ही सबसे अच्छी है. दिस इज़ द आइडियल फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया, राइट. बट ये बैलेंस करना ना यूएस और यूएसएसआर के बीच में, नाम को बैलेंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था. क्यों? यहाँ पे इंसिडेंट देखो, आपको समझ में आ जाएगा. 1956 में क्या होता है? ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक करा. ठीक है. क्यों अटैक करा? ओवर स्वेज कैनाल इशू. ठीक है. सो इजिप्ट को अटैक करा. इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट को लीड करा अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेजन. समझ में आ रही है? हावेवर सेम ही ईयर में 1956 में ही यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी. बट इंडिया ने कोई एज सच प्रोटेस्ट वगैरह कुछ लीड नहीं करा, ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया यूएसएसआर के अगेंस्ट. इंडिया रिमेन न्यूट्रल, इंडिया रिमेन साइलेंट. ठीक है. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा बायसनेस देख सकते हैं, इसीलिए ही बोला गया है दैट दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट. गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है. अब इंडिया ने ना जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उस टाइम पर उनको भी परस्यू करने का कोशिश करा, कन्विंस करने का कोशिश करा कि भाई
तुम नॉन अलाइनमेंट जो हमारी ये मूवमेंट है इसको ज्वाइन करो, तुम भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को ज्वाइन करो, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करो। बट पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन कर लिया। ऑल्सो यूएस भी बहुत खुश नहीं था इंडिया के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी से, ठीक है। इसी वजह से इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे दे हैड सम डिफ़िकल्टीज़, वो काफ़ी स्मूथ नहीं थे इस टाइम पे, ठीक है। मोर ओवर यूएस काफ़ी हम बोल सकते हैं डिसअपॉइंटेड था इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में जो पार्टनरशिप दिख रही थी उसे ग्रो होती हुई, उसके अगेंस्ट था यूएस, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में बहुत स्मूथ रिलेशंस नहीं है इस टाइम पर। क्लियर है? अब समझते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी, दिस इज़ आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के अंडर। अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, तो देखो, नेहरू एनविसेज्ड अ मेजर रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स। नेहरू को लगता था कि बिकॉज ऑफ साइज, लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया, इंडिया काफ़ी अच्छा मेजर रोल प्ले कर सकती है वर्ल्ड अफेयर्स में एंड पर्टिकुलरली एशिया में, ठीक है। सो नेहरू को ये लगता था कि भाई इंडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्री है पर्टिकुलरली एशिया और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। So, Nehru's era was marked by establishment of contacts between India and other newly independent states of Asia and Africa. So, Asia Africa की जो भी नई नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी ना, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश करे थे जवाहरलाल नेहरू ने उनके एरा में, ठीक है। और नेहरू डेफिनेटली ही सपोर्टेड एशियन यूनिटी कि भाई एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं दे शुड हैव यूनिटी अमंग देम, राइट। सो ही वॉज एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी और इसीलिए ही काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं एशियन यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, एशियन यूनिटी को एटलीस्ट इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। क्या स्टेप्स हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्च 1947 में इंडिया कन्वीन्ड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। देख रहे हो आप, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसी ईयर में इंडिया कन्वीन दिस एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडोनेशिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी फ्रॉम डच कॉलोनियल रेजीम, उसमें भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है और इसके लिए 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी थी, ठीक है। अनदर इनिशिएटिव्स यहाँ पे देखो, इंडिया वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड इट अपोज रेसिज्म, पर्टिकुलरली अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। सो डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करता था, कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट थे एंड रेसिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा अपोज करता था इंडिया, ठीक है। अब एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली 1955 में होती है एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडंग, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में सिटी है बैंडंग, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड दिस कॉन्फ्रेंस मार्क द जेनीथ ऑफ इंडियाज़ एंगेजमेंट विद न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। तो यहाँ पे रिलेशनशिप और ज़्यादा बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो रही है धीरे धीरे एशियन और अफ्रीकन नेशंस के बीच में, ठीक है। एंड दिस कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम एंड नाम की फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी? फर्स्ट समिट ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 1955 और फिर नाम की फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी? बेलग्रेड इन 1961, सितंबर 1961, ठीक है। सो इसी तरह से आप अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे, इसी तरह से अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, जो बहुत अच्छी बात है, यू विल हाईलाइट दीज डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ एंड नेहरू वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ नाम, ठीक है। अब आते हैं पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना और इसके बाद पढ़ेंगे पाकिस्तान की, भाई चाइना के साथ क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इंडिया के। अब चाइना के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ से इस टॉपिक की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। सो इंडिया और चाइना के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है वो बिल्कुल बिगनिंग से एज सच स्टार्ट नहीं हुआ था जैसा हमें पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है ना। तो बिगनिंग तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से हुई थी,
उसके बाद क्या हुआ, 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। सो इंडिया चाइना को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी और जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे इंडिया के, और चाइना के काफ़ी अच्छे सपोर्टर थे, और चाइना को काफ़ी मामलों में हेल्प भी करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। वेयर एज वल्लभ भाई पटेल ने ये बोला था कि हो सकता है फ्यूचर में ना चाइना हम पर अटैक कर सकता है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चाइनीज़ अग्रेशन इन फ्यूचर। बट नेहरू बोलते हैं नहीं, दिस इज़ एक्सीडिंगली अनलाइकली, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई चाइना इंडिया पर अटैक करें, है ना। और इसीलिए ही अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू जो चाइनीज़ बॉर्डर था ना, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उसको गार्ड किया गया था बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, और आर्मी यहाँ पर सेटअप नहीं करी गई थी, मतलब इट वाज नॉट गार्डेड बाय आर्मी बट गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, बिकॉज नेहरू को लगता था कि चाइना कभी इंडिया पर कोई अटैक नहीं कर सकता। नाउ विल रीड अबाउट पंचशील अग्रीमेंट जो कि इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुई थी, ठीक है। सो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील अग्रीमेंट साइन होती है बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनीज़ प्रीमियर ज़ो एनलाय, ठीक है। पंचशील आप देख सकते हो, पंचशील। सो इस अग्रीमेंट का मतलब था देयर वर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, 5 प्रिंसिपल्स टू एंश्योर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। और इस अग्रीमेंट की वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी, राइट। बट स्टिल देयर वर कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना। क्या कन्फ्लिक्ट्स थे अब देखते हैं। सो मेजरली यहाँ पर 2 कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला कन्फ्लिक्ट वॉज ओवर तिब्बत इशू 1950 में, एंड सेकेंड कन्फ्लिक्ट वॉज अ बाउंड्री डिस्प्यूट 1962 में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट दैट इज़ ओवर तिब्बत, ठीक है। सो 1950 में चाइना एनेक्स तिब्बत। जो तिब्बत पॉपुलेशन थी दे अपोज दिस टेक ओवर, वो काफ़ी ज़्यादा रिजेंट कर रहे थे चाइनीज़ टेक ओवर को। इंडिया ने भी परसुएट करने का ट्राई करा कि भाई तुम्हारी जो आर्मी वगैरह जो भी है तुम तिब्बत से हटाओ और उसको इंडिपेंडेंट ही रहने दो। बट 1954 में जब पंचशील अग्रीमेंट साइन होती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसका एक क्लॉज ये बोलता है दैट दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना है। तो इसीलिए देन इंडिया भी फिर इस मामले में कुछ नहीं कर पाती एंड चाइना ने पूरा कंट्रोल ले लिया था तिब्बत का। अब आप जब अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे ये पेज पर पूरा दे रखा है तिब्बत इशू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि यहीं पे आता है आपका चाइना टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ तिब्बत। अब पंचशील अग्रीमेंट का हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1954 में जब पंचशील अग्रीमेंट साइन हुई, सो थ्रू वन ऑफ इट्स क्लोजेज अबाउट रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवेरेनिटी, इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत। फिर इंडिया कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। आगे की कहानी आप देखो, मैंने यहाँ पे पूरे नोट्स बना रखे हैं, सो लेट्स स्टडी दिस। सो अब आगे देखो क्या होता है। 1956 में दलाई लामा एंड चाइनीज़ प्रीमियर ज़ो एनलाय दे बोथ विजिटेड इंडिया। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा इज़ तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है, ठीक है, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है। तो दे बोथ विजिटेड इंडिया एंड 1958 में होती है आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनीज़ टेक ओवर। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई तिब्बतन कल्चर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था और चाइनीज़ लोग जो हैं वो अब तिब्बत में आ रहे थे। सो ऑब्वियसली देखो तिब्बत पॉपुलेशन रिजेंटेड दिस टेक ओवर, दे रिजेंटेड दिस कमिंग ऑफ चाइनीज़ पॉपुलेशन, है ना, और उनका कल्चर भी सप्रेस किया जा रहा है। तो फाइनली आर्म्ड अपराइजिंग होती है 1958 में, और 1959 में दलाई लामा एंटर्ड इंडिया, मतलब दलाई लामा सॉट पॉलिटिकल अजाइलम इन इंडिया। और दिल्ली और धर्मशाला ऐसे काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे तिब्बतन रिफ्यूजीज़ रहते हैं, ठीक है। तो चाइना जो है भाई उसने तो डेफिनेटली इस चीज़ को काफ़ी ओपोज करा एंड इट एलिज्ड दैट इंडियन गवर्नमेंट वाज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस विद इन इंडिया, कि
इंडिया जो है वो एंटी चाइना एक्टिविटीज़ अलाउ कर रहा है विद इन इंडियन टेरिटरी, बिकॉज दलाई लामा जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है, तिब्बतन रिफ्यूजीज अब इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया आने दे रहा है, तो ऑब्वियसली चाइना इस चीज़ को अपोज करेगा ही करेगा, है ना। ये पूरा क्लियर है। अब तिब्बत इशू के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये तो हमने ओवरऑल देख लिया, बट ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करो। देखो, चाइनीज़ ऑक्यूपेशन, ऑल राइट, सो दिस वॉज सप्रेस्ड बाय चाइनीज़ फोर्सेज, जो ये आर्म्ड अपराइजिंग हुई थी। Sensing that the situation had become worse in 1959, Dalai Lama crossed over into the Indian border and sought asylum, which was granted. मतलब he sought asylum in India and India also granted this asylum, deny नहीं करा. The Chinese government has strongly protested against this. Over the last half century, a number of Tibetans have also sought refuge in India. काफ़ी सारे तिब्बतन refugees आए हैं इंडिया में, ठीक है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने बेसिकली दीज रिफ्यूजीज़ हैव मूव्ड इनटू मैनी कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन इंडिया, पर्टिकुलरली दिल्ली, there are large settlements of Tibetan refugees. Dharamshala in Himachal Pradesh is perhaps the largest refugee settlement of Tibetans in India. Dalai Lama has also made Dharamshala his home in India. In the 1950s and 1960s, many political leaders and parties in India, including Socialist Party and Jan Sangh, supported the cause of Tibet's independence. So कौन सी दो पार्टीज़ ने तिब्बत की जो इंडिपेंडेंस है उसको सपोर्ट किया है? सोशलिस्ट पार्टी एंड जनसंघ. क्लियर है. अब देखो, China has created the Tibet Autonomous Region, which is an integral part of China. Tibetans oppose the Chinese claim that Tibet is part of Chinese territory. Tibetans ये मानते ही नहीं है कि भाई तिब्बत Chinese territory का पार्ट है. They also oppose the policy of bringing into Tibet more and more Chinese settlers. भाई Chinese settlers तिब्बत में नहीं आएंगे, वो इस चीज़ को भी oppose करते हैं कि हम Chinese settlers को आने नहीं देंगे. Tibetans dispute China's claim that autonomy is granted to the region. They think that China wants to undermine traditional religion and culture of the Tibet. Right? तिब्बतन पॉपुलेशन जो है ना, इस क्लेम को रिफ्यूज़ करती है कि चाइना ने ये क्लेम करा है कि भाई ये जो तिब्बतन रीजन है, हमने इसको ऑटोनॉमी दे दी है इस रीजन को. बट तिब्बतन पॉपुलेशन जो तिब्बतन्स हैं वो बोलते हैं नहीं, ये ऑटोनॉमी हमें अभी तक नहीं मिली है, बल्कि जो चाइना है वो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल रीजन को सप्रेस करना चाहता है. तो आई होप ये जो तिब्बत का पूरा इशू है ये क्लियर है. और जो टाइम लाइन है पूरे तिब्बत इशू की 1950, 54, देन 56, 58 एंड 59, ये पूरा मैंने नोट्स में आपको दी है. तो पूरा डिस्प्यूट क्लियर है, समझ में आया अच्छे से. अब हम स्टार्ट करते हैं 1962 का बॉर्डर डिस्प्यूट. तो होता क्या है देखो, चाइना क्लेम्ड 2 एरियाज़ विद इन इंडियन टेरिटरी. ठीक है, चाइना ने बोला कि ये 2 एरियाज़ हैं. कौन सी 2 एरियाज़? अक्साई चीन एरिया ऑफ लद्दाख एंड एरियाज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसे नेफा भी बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. ठीक है, सो नेफा, एरियाज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये 2 एरियाज़ पे चाइना ने अपना क्लेम करा कि ये हमारी टेरिटरी में है. ठीक है, 1957 to 59 में चाइनीज़ ऑक्यूपाइड दिस रीजन ऑफ अक्साई चीन एरिया एंड दी बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक रोड देयर. ठीक है, तो 57 to 59 के बीच में ये एरिया इन्होंने एक्वायर भी कर लिया था. अक्टूबर 1962 में चाइना लॉन्च्ड एन इन्वेजन इनटू बोथ ऑफ दीज एरिया. सो दोनों एरियाज़ में अब चाइना ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था. कब से? अक्टूबर 1962 में. ठीक है, आगे देखो क्या होता है. सो यहाँ पे अक्टूबर 1962 में चाइना ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया. अब फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक. पहला अटैक ना 1 वीक तक चला और इस अटैक में चाइना ने कैप्चर कर लिया सम ऑफ द की एरियाज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था फर्स्ट अटैक में. सेकेंड वेव ऑफ अटैक आती है नेक्स्ट मंथ. सो दूसरे महीने नेक्स्ट मंथ सेकेंड वेव ऑफ अटैक लॉन्च करा जाता है और इस अटैक में क्या था? वेस्टर्न रीजन ऑफ लद्दाख में अटैक हुआ था. हावेवर जो इंडियन आर्मी है
इट वॉज एबल टू ब्लॉक दीज चाइनीज़ एडवांसेस इन दिस वेस्टर्न रीजन, ठीक है, मतलब लद्दाख में यहाँ पे चाइनीज़ फोर्सेस को रोक लिया गया था। बट अगर हम बात करें ईस्ट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे ना चाइनीज़ फोर्सेस एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स तक पहुँच गई थी, मतलब काफ़ी सारा एरिया अरुणाचल प्रदेश का कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पे फाइनली जो चाइना है उसने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स है उसको अब विड्रॉ कर लिया चाइना ने, वापस ले लिया, वहाँ पे कब्ज़ा नहीं करा चाइनीज़ फोर्सेस ने, ठीक है। बट ये अब वॉर तो हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया की कोई एसच विक्ट्री तो हुई ही नहीं है। चाइना ने अपनी आर्मी खुद वापस ली है, विड्रॉ करी है उस एरिया से, है ना। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो क्या हैं इस वॉर के। पहला कॉन्सिक्वेंस, इट डेंटेड इंडियाज़ इमेज एट होम एज वेल एज अब्रॉड। ऑब्वियसली देखो, दिस इज़ अ वॉर जो बहुत ज़्यादा, इट एक्चुअली लेड टू नेशनल ह्यूमिलिएशन, है ना। डोमेस्टिक एरिया मतलब विद इन इंडिया तो ऑब्वियसली हमारी इंडिया की इमेज ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा। सिमिलरली ही अब्रॉड जो इंटरनेशनल इमेज बनी है इंडिया की, वो भी बहुत अच्छी नहीं है इस वॉर की वजह से। इंडिया को अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ी, ब्रिटिशर्स की हेल्प लेनी पड़ी, ऊपर से सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल, उन्होंने कुछ एज रिएक्ट नहीं करा इस वॉर पे, ठीक है। सो दिस वॉज नेशनल ह्यूमिलिएशन, डेफिनेटली बहुत अच्छा वॉर ये नहीं रहा इंडिया के लिए, समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम दिस, टॉप आर्मी कमांडर्स हैड टू रिज़ाइन या फिर वो रिटायर हो गए थे। यहाँ पे ना काफ़ी क्लोज एसोसिएट हैं वीके मेनन, जवाहरलाल नेहरू के। ही ऑल्सो हैड टू लीव द कैबिनेट एंड ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, उनको भी कैबिनेट छोड़नी पड़ी, समझ में आ रहा है। आगे देखो क्या होता है। नेहरूज ओन स्टैचर सफर्ड अ लॉट। ऑब्वियसली देखो, नेहरू की जो इमेज थी, जवाहरलाल नेहरू की, वो उनको भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, है ना, और काफ़ी सारे बाय इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी हार गई थी। ये किसका असर था, ये वॉर का असर था कि भाई नेहरू की गवर्नमेंट एक वॉर भी अच्छे से जीत नहीं पाई। इट लेड टू नेशनल ह्यूमिलिएशन। आगे देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन ऑपोजिशन। ऑपोजिशन पे इस वॉर का क्या इफ़ेक्ट था। तो जैसे वॉर एक यहाँ पे वजह रही है, दूसरी बात, देयर वाज ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन। चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस अभी नहीं थे। इसकी वजह से ना कम्युनिस्ट पार्टी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे थे। एंड फाइनली दीज डिफरेंसेस लेड टू स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964 में होता है स्प्लिट होने के बाद दो पार्टी बनती हैं। पहली CPI, ठीक है, जो प्रो USSR फैक्शन था, जो लोग USSR को सपोर्ट करते थे, दे रिमेन्ड विद इन CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ऐसे लोग जो चाइना को सपोर्ट करते थे, हुआ क्लोज़र टू चाइना, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई CPI से निकल कर। इसको बोला जाता है CPIM, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। समझ में आया। सो ये जो प्रो USSR फैक्शन था, इट मेड क्लोज टाइज विद कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस भी वही कहीं ना कहीं USSR के सपोर्ट में ही थी। बट जो चाइना को जो सपोर्ट करते थे, चाइना के जो सपोर्टर्स थे, ऐसे लीडर्स को अरेस्ट करा गया एंड दे वर अगेंस्ट एनी टाइज विद कांग्रेस। ये कांग्रेस के अगेंस्ट थे, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, इस वॉर की वजह से वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन गई है इंडियन गवर्नमेंट की नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। पहली चीज़, ये रीजन एक तो आइसोलेटेड है, दूसरी चीज़ इट इज़ वेरी मच अंडर डेवलप्ड। तो भाई अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होंगे ही, है ना। मोर ओवर दिस रीजन चैलेंज नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिटी, बिकॉज काफ़ी सारे रीजन्स ना, अगर हम इंडिपेंडेंस के आसपास की बात देखें तो ये रीजन अपने आप को इंडिया का पार्ट ही नहीं मानते थे। तो इसका मतलब है इन रीजन्स पे, नॉर्थ ईस्ट एरिया पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है और नागालैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फुल फ्लेजेड स्टेट, उसको स्टेटहुड ग्रांट कर दिया गया था नागालैंड को। एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा,
दो उस टाइम पे देवर यूनियन टेरिटरीज थी ये, बट यहाँ पे बोला गया कि भाई तुम अपनी खुद के लेजिस्लेचर सिलेक्ट कर सकते हो, खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा इन एरियाज़ को फ्रीडम मिले और यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ये एरिया रहे। क्लियर है यहाँ तक पूरा जो ये चाइना के साथ हुआ है तिब्बत इशू एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट, देखो हमारा नेबर रहा है और हमारे जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे तो नहीं रहे, हमें पता है ना। तो पार्टीशन के जस्ट बाद से ही पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कश्मीर इशू पे। 1947 में होता है प्रॉक्सी वॉर कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर। भाई ऑब्वियसली कश्मीर तो आज तक डिस्प्यूट बना ही हुआ है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाउएवर यहाँ पर फिर यूएन इंटरवेंशन होता है, इस वॉर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करा जाता है, बट कोई ठोस रिजल्ट मतलब एक डिसीजन हो जाना ऐसा यहाँ पे नहीं होता, और इसीलिए ही कश्मीर डिस्प्यूट आज तक एक डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है, हमें पता है कि बहुत कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बट स्टिल कोऑपरेशन हुआ है दोनों कंट्रीज़ में। पहली चीज़, these both governments, Indian government and Pakistani government, they have worked together to restore the women who were abducted during partition to their original families। तो ये जो women हैं who were abducted during partition, तो इनको अपनी ओरिजिनल फैमिलीज तक पहुंचाया जाए, इस पे काफ़ी कोऑपरेशन करा है दोनों कंट्रीज़ ने। उसके बाद हमें पता है 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, है ना, जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में। तो ये ट्रीटी भी अभी तक चल ही रही है, तो काफ़ी स्टेबल ट्रीटी साइन हुई है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोऑपरेशन तो रहा है दोनों कंट्रीज़ में। नाउ वील स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के साथ हुआ 1965 में। अब 1965 में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। अप्रैल 1965 में क्या होता है, पाकिस्तान ने अटैक करा भाई रन ऑफ कच्छ एरिया। कहाँ पे है ये, गुजरात में है ना। सो रन ऑफ कच्छ पे पाकिस्तान अब अटैक करता है। इसके बाद क्या होता है, इस अटैक के बाद bigger offensive, so Pakistan launched a bigger offensive after this attack in Jammu Kashmir। मतलब अगस्त टू सितंबर 1965 सेम ईयर में वो जम्मू कश्मीर में भी अटैक करता है ना। अब हुआ क्या था, ये जो जम्मू कश्मीर वाला अटैक है ना, इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तानी रूलर्स को ये आशा थी कि जो कश्मीरी पॉपुलेशन है एटलीस्ट हमें उनसे सपोर्ट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। और ये बहुत बड़ा फेलियर था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए, कि वो सोच रहे थे कि हमें तो कश्मीरी पॉपुलेशन का काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं था, कश्मीरीज़ ने उन्हें सपोर्ट नहीं करा था। ठीक है, आगे देखो, लाल बहादुर शास्त्री लॉन्च्ड अ काउंटर ऑफेंसिव ऑन पंजाब बॉर्डर। सो पंजाब बॉर्डर पे अब लाल बहादुर शास्त्री ने ऑर्डर करा कि वहाँ पे अटैक अब लॉन्च करा जाए। इंडियन आर्मी ना इस अटैक में लाहौर तक पहुँच गई थी। ठीक है, तो फाइनली फिर यूएन इंटरवेंशन होता है ताकि ये अटैक को थोड़ा सा, ये जो वॉर हो रहा है इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए। फाइनली जनवरी 1966 में ताशकंद अग्रीमेंट साइन होती है विच वॉज ब्रोकर्ड बाय सोवियत यूनियन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब होती है, जनवरी 1966 में। वॉर कब हुआ, 1965 में। क्लियर है पूरा। अब आता है बांग्लादेश वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1970 में ना हुआ क्या, देखो थोड़ा स्टार्टिंग से बताते हैं। इंडिया का जब पार्टीशन हुआ 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान, है ना। अब हमें पता है कि भाई पाकिस्तान में भी दो पाकिस्तान थे, वेस्ट और ईस्ट, और बीच में इंडियन टेरिटरी थी, है ना। ये जो बांग्लादेश है ये ईस्ट पाकिस्तान है। तो पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में इसे इंडिपेंडेंस मिली पाकिस्तान से और ये बना बांग्लादेश। क्यों यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब 1970 में पाकिस्तान, दोनों वेस्ट ईस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं। इन जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट आता है एक, बेसिकली हम बोल सकते हैं इट प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट से हमारा यहाँ क्या मतलब है कि भाई पहली बात,
वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी वो जीत गई। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी वो जीत गई। ठीक है, हावेवर होता क्या है, ओवरऑल जो मेजॉरिटी स्कोर करनी पड़ती है वो करी थी शेख मुजीबुर रहमान में, तो इनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, है ना। बट जो वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स थे, पहली बात तो ये ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एज सेकंड क्लास सिटीजन्स ट्रीट करते थे, इनके ट्रेडिशन को सप्रेस करते थे, उर्दू इम्पोज यहाँ पे करी जाती थी। मोर ओवर क्या हुआ, ये जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, बट पहली बात इन्होंने डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट मतलब जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना तो उसको एक्सेप्ट करा, ना ही इन्होंने अवामी लीग की जो डिमांड थी कि भाई हमारी ईस्ट पाकिस्तान की एक सेपरेट फेडरेशन होनी चाहिए, ना ही वो डिमांड यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट करी। ठीक है, तो वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स ना तो उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होने दी शेख मुजीबुर रहमान की, और ना ही सेपरेट फेडरेशन की एक डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट करी है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, तो पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पूरा ये हमारा बांग्लादेश वॉर का ही है। यहाँ देखो, अर्ली 1971 में पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। दे ऑल्सो सप्रेस द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज भाई ये ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि बांग्लादेश बन सके, बांग्लादेश का लिबरेशन हो सके पाकिस्तान से। ओवर 80 लाख रिफ्यूजीज़ फ्लेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इनटू इंडिया। तो यहाँ पे ना इंडिया के लिए एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर रहा था ये चीज़। 80 लाख रिफ्यूजीज़ देखो कम नंबर नहीं है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं इंडिया में, है ना। हावेवर इंडिया ने जो डिमांड है ईस्ट पाकिस्तान की कि भाई हमें सेपरेट होना है, हमें सेपरेट बांग्लादेश बनाना है, उसका सपोर्ट किया, मॉरली भी सपोर्ट करा, मटेरियली भी सपोर्ट करा, कि मतलब मिलिटरीली भी जो भी मटेरियल चीज़ें होनी चाहिए थी, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे बांग्लादेश को किया गया। अब पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कहाँ से आता है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं यूएस एंड चाइना, दोनों ही कंट्रीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। हेनरी किसिंगर ये ना जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, रिचर्ड निक्सन के ये एडवाइज़र थे, और इन्होंने ही एक्चुअली मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना वाया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। सो यहाँ पे ग्रोइंग रिलेशनशिप हम देख सकते हैं इन कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, अब सिंस भाई यूएस पाकिस्तान चाइना है ना, ये इनकी पार्टनरशिप है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया को भी तो किसी का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे देखो यूएस पाकिस्तान एंड चाइना एक्सिस, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या करा, 20 ईयर की एक ट्रीटी, 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करी सोवियत यूनियन के साथ अगस्त 1971 में। ठीक है, तो 1971 अगस्त 1971 में इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी साइन करी, और इस ट्रीटी ने भाई ये अश्योरेंस दी कि अगर कोई भी अटैक होता है इंडिया पर तो सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट करेगा। राइट, अब फाइनली दिसंबर 1971 में होता है वॉर। ठीक है, 1971 में फाइनली दिसंबर 1971 में होता है वॉर। अब पाकिस्तानी आर्मी एंड एयरक्राफ्ट दोनों तरह से उन्होंने अटैक करा। आर्मी ने अटैक करा जम्मू कश्मीर फ्रंट पे, एयरक्राफ्ट ने अटैक करा पंजाब और राजस्थान वाले एरिया ने। इंडिया ने भी भाई अटैक लॉन्च करा, आर्मी से भी, नेवी से भी, एयरफोर्स से भी, तीनों आर्मीज़ जो हैं ये इन्वॉल्व थी, तीनों जो फोर्सेस हैं दीज वर इन्वॉल्व इन दिस अटैक ऑन बोथ वेस्टर्न फ्रंट एंड ईस्टर्न फ्रंट। दोनों फ्रंट पे, दोनों जगह पर इंडियन आर्मी ने भी अटैक लॉन्च करा। नाउ इंडिया जब बांग्लादेश पहुंची, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, सो दे वर वेलकम बाय लोकल पॉपुलेशन बिकॉज उन्हें पता था कि भाई जो बांग्लादेश की डिमांड हमने रेज करी है उसमें इंडिया हमें सपोर्ट करेगी, है ना। और फाइनली इंडिया ने 10 दिन के अंदर अंदर पूरा ढाका सराउंड कर लिया था, एंड फाइनली क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 पीपल, उसको यहाँ सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होता है, इस वॉर के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर करा, वो हार गई, इंडिया जीत गई।
सो इंडिया ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करा, मतलब अपने जो ट्रूप्स हैं बांग्लादेश से वो विड्रॉ कर लिए और फाइनली बांग्लादेश अब फ्री कंट्री बन चुकी है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पे बन चुकी है। इस वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन होती है? शिमला अग्रीमेंट। किस किस के बीच में? इंदिरा गांधी के बीच में एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में। ठीक है, क्या साइन होता है? शिमला अग्रीमेंट। 3 जुलाई 1972 को ये ट्रीटी साइन कराई गई। ये जो विक्ट्री थी इट लेड टू नेशनल जुबिलिएशन। जहाँ पे जो चाइना के साथ वॉर हुआ था दैट वॉज नेशनल ह्यूमिलिएशन, बट दिस विक्ट्री इज़ नेशनल जुबिलिएशन। यहाँ पे दिखता है कि भाई इंडिया की जो मिलिट्री प्रोवेस है, इंडिया की जो मिलिट्री है अब वो और पावरफुल होती जा रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इस वॉर की वजह से इंदिरा गांधी की जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी उसमें भी काफ़ी इंक्रीज़ आया है ना, पॉपुलैरिटी बढ़ी उनकी। कांग्रेस वन इन मैनी स्टेट्स इन असेंबली इलेक्शंस में, है ना, काफ़ी सारी स्टेट्स में कांग्रेस ने जीत हासिल करी, तो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी भी बढ़ ही रही है। हाउएवर हमें पता है भाई हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, इस टाइम पर। और हो क्या रहा था, क्योंकि वॉर हो रहा है तो हमारे जो स्कार्स रिसोर्सेज थे हमें उन्हें डिफेंस सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करना पड़ रहा था आफ्टर 1962। तो यहाँ पे इंडिया फाइनली सेट फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सेटअप करा जाता है नवंबर 1962 में, एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को सेटअप करा जाता है नवंबर 1965 में। तो ये 2 इनिशिएटिव्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी की वजह से 5 ईयर प्लान्स वर ऑल्सो अफेक्टेड। ठीक है, तो 3rd ईयर प्लान जो 1961 to 66 में आया था इट वॉज अफेक्टेड। इट वॉज फॉलोड बाय 3 एनुअल प्लान्स। मतलब यहाँ पे एक प्लान हॉलीडे आता है बिकॉज 5 ईयर प्लान्स अब हम फॉलो यहाँ नहीं करें। 3rd ईयर प्लान जो 66 में 961 to 66 में आया था, उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान वॉज इनिशिएटेड इन 1969। दिस वॉज अ प्लान हॉलीडे। ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना। नाउ वील स्टार्ट विद इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, मई 1974 में इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब यहाँ देखो, जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे एंड ही वांटेड टू बिल्ड अ मॉडर्न इंडिया बिकॉज ही हैड फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए ही भाई यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए, एक मॉडर्न इंडिया को डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट करा गया इन लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। राइट, अब इंडिया ने ये क्लेम करा कि भाई हमें जो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करनी है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए करनी है। हम खुद से किसी पे अटैक नहीं करेंगे इस एनर्जी के थ्रू, एटॉमिक वेपन्स के थ्रू, है ना। तो एटॉमिक एनर्जी इंडिया को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए डेवलप करनी है। नेहरू वॉज हिमसेल्फ अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। वो न्यूक्लियर वेपन्स को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। इसीलिए जो सुपर पावर्स थी ना, उन्होंने प्लीड करा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए कि भाई न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए इन सुपर पावर्स को। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की भाई सारी कंट्रीज़ जो हैं दे शुड नॉट हैव न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर वेपन्स। बट न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग। इस इनिशिएटिव का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब होता क्या है, अक्टूबर 1964 में ना चाइना कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। तो चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर बन गई है। तो अब पूरे वर्ल्ड में 5 न्यूक्लियर पावर्स हैं। कौन कौन? यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना। और अब क्या होता है, 1968 में ये पांचों कंट्रीज़ ट्राई करती हैं कि पूरे वर्ल्ड पे हम इम्पोज कर सकें एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई और कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सकती। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी देखो कि ये 5 ही न्यूक्लियर पावर्स हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं, है ना। तो भाई ये तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इन 5 कंट्रीज़ का कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये ही 5 न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये ही परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और डोमिनेंस भी तो फिर इनकी ही रहेगी, है ना। तो
इंडिया ने क्या बोला कि जो एनपीटी पॉलिसी है ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, ये सही नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि 5 पावर्स के पास इतना ज़्यादा पावर है, 5 पावर्स के पास 5। अब इंडिया ने बोला कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है कि 5 कंट्रीज़ के पास इतनी पावर है और बाकी कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ही ना करें, है ना। इसीलिए इंडिया ने बोला कि वो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करेगा बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। फाइनली इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट दैट वाज बेसिकली रेफर टू एज पीसफुल एक्सप्लोजन बिकॉज इंडिया ने देखो पहले ही बोला था कि हमें तो पीसफुल पर्पस के लिए हमें डेवलप करना है न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। बट ये जो पीरियड है ना जब न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन इंडिया, इट वॉज अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हाउएवर ये जो पीरियड है ना न्यूक्लियर टेस्ट जब कंडक्ट हो रहे थे, दिस वॉज नॉट अ ईजी पीरियड बिकॉज काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ और मेजरली हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ थी। क्यों? बिकॉज 1973 में इंडिया ने कब करा था फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? 1974, राइट, मई 1974 में करा था। तो 1973 में होता है अरब इज़राइल वॉर। इसकी वजह से होता है ऑयल शॉक बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड होता है ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज़, क्योंकि देखो अरब नेशंस ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। अब यहाँ पे वॉर हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रही है, तो ऑयल प्राइस तो इंक्रीज़ होंगे ही एंड दिस लेड टू हाई इन्फ्लेशन, अल्टीमेटली इकोनॉमिक टर्मोइल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडिया ने भी ऑब्वियसली इस इकोनॉमिक टर्मोइल को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा। ठीक है, ये पूरा क्लियर है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी वाला पार्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, यहाँ से MCQs डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है, एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है। आप देख सकते हो किस तरह से नोट्स बना के सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स को पॉइंट्स में कवर किया हुआ है ना। तो आई होप काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, सो अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाए तो नोट्स बनाओ एंड डू रेफर टू PYQs आफ्टर दिस, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आइडिया हो जाता है चैप्टर का। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and if you did then please hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.